हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको एक विमीय पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्ट का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ वन डायमेंशनल परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, लेक्चर सेकंड के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को इस पॉइंट पर चर्चा करने से पहले हम आपको पिछली वीडियो के बारे में बता रहे हैं कि पिछली वीडियो में हमने आपको एक विमीय पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्ट का विश्लेषण पूरी तरह से किया था। उसमें हमने उभयनिष्ठ वेग का फार्मूला हमने निकाला था और दूसरा क्या था, गतिज ऊर्जा की क्षति कितनी हुई, गतिज ऊर्जा की क्षति का फार्मूला हमने निकाला है। ठीक है, तो जो उभयनिष्ठ वेग का फार्मूला था v = था m1u1 प्लस m2u2 अपान m1 प्लस m2, और जो गतिज ऊर्जा की क्षति का फार्मूला था वो क्या था, डेल के = 1/2 m1 m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू का u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने पिछली वीडियो में आपसे कुछ और कहा था कि ये लास्ट है, चैप्टर का लास्ट पॉइंट है और अब हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल बताएंगे। लेकिन मैं आपसे बताता हूँ कि आज न्यूमेरिकल नहीं बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा मैंने सिलेबस में देखा तो और कुछ क्वेश्चंस भी देखे कि एक विमीय जो पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्ट का जो विश्लेषण है, ये जो हमने आपको बताया था उसके साथ साथ इनकी स्थिति भी है, एक केस है इसमें, और वो केस भी पूछी जाती है प्रश्न में। ठीक है, लॉन्ग में। तो मैंने सोचा कि इसको भी आपको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि आधा अधूरा क्वेश्चन का आंसर बताना सही नहीं रहता। इसलिए मैंने कहा कि आपको पूरी तरह से जानकारी हो जाए, एक विमीय पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्ट के विश्लेषण का जो है पूरी तरह से विश्लेषण आपको पता चल जाए। ठीक है, तो इसलिए आज आपको हम इसके केस की बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो या फिर अगर वीडियो अच्छी लगी, समझ में आया हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और एक बात और, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आइकन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद इस लेक्चर 2 को आप करिएगा, लेक्चर 1 वो हो चुका है। ठीक है, या फिर हम आपको लिंक जो है इसका, पिछली वीडियो का लिंक जो है हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से क्लिक करके आप पिछली वीडियो हमारी देख सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर सेकेंड पे। ठीक है, तो चलिए हम आपको पहले फिगर बना देते हैं, क्योंकि फिगर बना रहेगा तो ठीक रहेगा। संघट्ट से पहले m1 का वेग u1 और u2 का वेग u2। संघट्ट के बाद क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ वेग क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। ठीक है, तो अब लेक्चर सेकंड में यहाँ पर हम पढ़ेंगे एक विमीय पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्ट के विश्लेषण के अंतर्गत हम केस 1 पढ़ेंगे, स्थिति फर्स्ट। और इसकी केवल एक ही केस है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
पेपर में पूछा भी जाता है ये, ठीक है। तो आपको मैं पहले ये बता देता हूँ कि ध्यान से देखिए, संघट्ट से पहले क्या, संघट्ट से पहले m1 द्रव्यमान का वेग u1 और m2 द्रव्यमान का वेग u2। ध्यान से समझिएगा, इस केस स्थिति फर्स्ट में यहाँ पर केवल और केवल संघट्ट से पूर्व की ही चर्चा की गई है, ठीक है। केवल और केवल संघट्ट से पहले के लिए ही चर्चा की गई है। तो जो पूर्णतः अप्रत्यास्थ पिंड है ये m1, इसका वेग u1 है, और ये जो पूर्णतः अप्रत्यास्थ पिंड m2 है, इसका वेग u2 है, ठीक है। तो जो केस सेकेंड फर्स्ट है यहाँ पर, या फिर केस है जो इसका, वो क्या है कि संघट्ट से पूर्व जो दूसरा पिंड है ना, क्या, दूसरा पिंड ये विरामावस्था में है। संघट्ट से पूर्व दूसरा पिंड विरामावस्था में है, तथा संघट्ट से पूर्व दूसरा पिंड m2 मतलब u2 क्या है, विरामावस्था में, तथा पहला पिंड का वेग u है। संघट्ट से पूर्व दूसरा पिंड मतलब m2 विरामावस्था में है, मतलब u2 = 0, तथा पहला पिंड m1 का वेग कितना है, u है, अर्थात u1 = u के। देख लीजिए, अब यहाँ पे लिखे थे u1 = u के और u2 = 0, मतलब दूसरा पिंड क्या है, संघट्ट से पहले विरामावस्था में है ना, तो u2 = 0 होगा, और पहला पिंड जो है उसका वेग u है, तो इसलिए u1 = क्या होगा, u होगा। तो आई होप कि यहाँ पर आपको फिगर तो वैसे समझ में आ गया होगा जो लिखा है हमने स्थिति, ठीक है। तब u1 = u के तथा u2 = 0 के, क्या हो जाएगा, u1 = u के तथा u2 = 0 के। अब हम यहाँ लिखेंगे उभयनिष्ठ वेग v बराबर क्या होता है, क्या निकला था, m1 u1 m2 u2 अपन m1 + m2, समीकरण 1, और गतिज ऊर्जा की क्षति फार्मूला क्या होता है, डेल के बराबर क्या होता है, बोलिए। आप भाई तैयार नहीं किया होगा तो आप पक्का भूल गए होंगे, तो आप रिवाइज करिए उसको, भूल गए होंगे तो m1 m2 अपन m1 + m2 u1 - u2 का होल स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे क्या हो, डेल के = 1/2 m1 m2 अपन m1 + m2 इंटू u1 - u2 का होल स्क्वायर। ये समीकरण बन गया क्या, 2 नंबर। अब हम समीकरण 1 में ये वैल्यू रखेंगे और समीकरण 2 में भी ये वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो पहले समीकरण 1 से देख लेते हैं। समीकरण 1 से हमें क्या मिलता है, ये u1 का मान u और u2 का मान 0 इसमें रखते हैं समीकरण 1 में, तो क्या मिलता है, v बराबर
u1 के स्थान पर u रखेंगे तो m1 u हो जाएगा, और u2 के स्थान पर 0 रखेंगे तो ये पार्ट तो 0 हो जाएगा ना, और नीचे तो m1 प्लस m2 ही है, u2 तो है नहीं, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। हमारे पास कितना बचेगा, और u1 के स्थान पर क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, तो क्या बचेगा m1 अपान m1 प्लस m2 इंटू का u, इंटू में ही तो है ये m1 u अपान m1 प्लस m2, ये प्लस m2 u2 जो है ये 0 हो जाएगा ना, क्योंकि u2 0 है, तो 0 रख देंगे, 0 इंटू m2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको ये मिल गया, समीकरण 3 बन गया। अब ये वैल्यू समीकरण 2 में रखते हैं, तो समीकरण 2 से हमें क्या मिलता है, यहीं पर लिख दे रहे हैं। समीकरण 2 से क्या मिलता है कि इसमें जो है m1 m2 अपान m1 प्लस m2 हाफ, ये तो वही रहेगा, तो डेल के इज इक्वल टू हाफ m1 m2 अपान m1 प्लस m1 प्लस m2, ठीक है। अब u1 के स्थान पर क्या हो जाएगा, u रखेंगे, और u2 के स्थान पर 0, तो u माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, u स्क्वायर हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, u स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये समीकरण हमारा बन गया क्या, 4 नंबर, क्या बन गया 4, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको यहाँ पर एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट बताने वाले हैं, जो कि हमने एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट के विश्लेषण के बारे में जो बताया था, उसमें जो केस सेकंड था, वही केस सेकंड लगभग यहाँ पर लागू होता है। मैंने ये बताया था वहाँ पर भी, और यहाँ पर भी बताता हूँ कि जो पहला पिंड है भाई, दूसरा पिंड विरामावस्था में है, इसका मतलब क्या निष्कर्ष निकलता है भाई, आप ही बताइए कि दूसरा पिंड, आप सोचिए, फिर मैं तो बताऊंगा ही आपको, बस तुरंत का क्वेश्चन है ये, तुरंत नहीं बता पाएंगे तो मैं तो बताऊंगा ही कि जो दूसरा पिंड है वो अगर विरामावस्था में है तो इसका मतलब क्या निष्कर्ष निकल रहा, बोलिए, बताइए बताइए, सोचिए कि दूसरा पिंड भाई विरामावस्था में है ना, तो u2 का मान 0 है, तो इसका मतलब जो दूसरा पिंड है वो क्या है, स्थिर है ना, तभी तो विरामावस्था में है। बोल नहीं पा रहे हो आप, कह नहीं पा रहे हो कि स्थिर है इसलिए विरामावस्था में है, तो यो भाई वेग 0 है, इसका मतलब पिंड स्थिर है ना, एक स्थान पर रुका हुआ है, तो तभी तो पिंड जो है विरामावस्था में है। भाई u2 का मान 0 है ना, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो क्या दूसरा पिंड क्या है, स्थिर है, और जो पहला पिंड है भाई वेग क्या है इसका, u है ना, तो क्या होगा यहाँ पे भाई, जब पहला पिंड जो है, पहले पिंड का वेग जो है, वेलोसिटी जो है क्या है, u है, तो इसका मतलब क्या है कि पहला पिंड गतिमान है ना, ठीक है। तो यहां पर आप समझ गए होंगे, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कंसंट्रेट माइंड, अटेंशन प्लीज, ओके, कि जो दूसरा पिंड, क्या दूसरा स्थिर पिंड को लक्ष्य तथा पहला गतिमान पिंड, फिगर में आप देखिए, आप को प्रक्षेप पे कहते हैं। अब फिर से आपको बताते हैं, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पहला गतिमान पिंड क्या है भाई, u1 इक्वल टू u का मतलब क्या है, पिंड कैसा है, गतिमान है, ठीक है, और u2 बराबर 0 का मतलब क्या है, पिंड
स्थिर है ना, तो क्या होगा कि पहला गतिमान पिंड को प्रक्षेप्य क्या प्रक्षेप्य प्रोजेक्टाइल तथा दूसरा स्थिर पिंड को लक्ष्य कहते हैं, टारगेट कहते हैं। क्या कहते हैं? टारगेट कहते हैं। ठीक है, तो अब यदि यहां पर आपको हम, चलिए इधर ही बता देते हैं, थोड़ा सा जगह है। अब यदि प्रक्षेप की तुलना में क्या प्रक्षेप कहां पे है? m1 है ना, जो गतिमान है। तो प्रक्षेप की तुलना में लक्ष्य बहुत भारी है। तो जब लक्ष्य बहुत भारी है का मतलब m2 ना, तो क्या होगा? बहुत भारी का मतलब m2 इज ग्रेटर देन m1 के। ठीक है, तो इससे क्या होगा? समीकरण हम यहां पर 3 ले लेते हैं, इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं। तो इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं, तो यहां पर m2 इतना ज्यादा है m1 से कि मतलब लगभग m1 m2 के आगे नगण्य के बराबर है, शून्य के बराबर माना जाएगा। तो m1 प्लस m2 बराबर क्या होगा? समीकरण 3 से क्या होगा? m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, और समीकरण 4 से क्या होगा भाई? m2 इज ग्रेटर देन m1 है ना, तो वही नगण्य के बराबर लगभग। यहां पर क्या होगा? m1 m2 अपन पहले इसको लिख लेते हैं, m1 m2 अपन m1 प्लस m2 के, तो यहां पर क्या हो जाएगा? m1 m2 अपन m1 के, सॉरी m2 के, क्योंकि यहाँ पे m1 प्लस m2 है, तो m1 लगभग नगण्य के बराबर है, इसलिए m1 को यहाँ से हटा दिया गया। m1 m2 अपन m2 के, m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या मिलेगा? m1 मिलेगा कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पर और ये भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि m1 प्लस m2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू m2 के, m1 प्लस m2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं m1 प्लस m2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू m2 के। तो m1 प्लस m2 के स्थान पर हम क्या रख देते हैं? m2 रख देते हैं। ठीक है, तो m2 से m2 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा? m1। तो समीकरण 4 में m1 m2 अपान m1 प्लस m2 के स्थान पर हम m1 रख देते हैं, और m1 अपान m1 प्लस m2 समीकरण 3 के इसके स्थान पर हम समीकरण 3 में 0 रख देते हैं। तो समीकरण इसको हम बना देते हैं, समीकरण क्या? 4, और ये समीकरण 5 बन जाएगा, और इसको समीकरण हम कौन सा बना देंगे? 6। ठीक है, तो क्या होगा? यहां पर लिख दे रहे हैं समीकरण 5 और समीकरण 3 से समीकरण 3 तथा 5 से हमें क्या मिलता है? v बराबर क्या मिलेगा? 0 हो जाएगा ना, इसके अंदर हम 0 रख देंगे। m1
अपान m1 प्लस m2 है, यहाँ पर m1 अपान m1 प्लस m2 है, तो इसके स्थान पर क्या रख देंगे 0। तो 0 इंटू यू बराबर 0, v बराबर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, एक ये मिला हमें। अब समीकरण 4 और 6 से समीकरण 4 तथा 6 से m1 m2 अपान m1 प्लस m2 के स्थान पर क्या रख देंगे m1 रख देंगे। ठीक है, इसके स्थान पर तो हमें क्या मिलेगा डेल के बराबर हाफ m1 u स्क्वायर। ओके, ये समीकरण कौन सा बन जाएगा 7 और ये बन जाएगा समीकरण 8। अतः यहां पर समस्त गतिज ऊर्जा का ह्रास होता है। अतः इस स्थिति में भाई जो ये स्थिति लिखी है, इस स्थिति में स्थिति है ना, तो इस स्थिति में समस्त गतिज ऊर्जा का ह्रास होता है। ठीक है क्या, अतः इस स्थिति में समस्त गतिज ऊर्जा का ह्रास होता है। ठीक है, तो आपको आई होप कि आपको ये पूरा डेरिवेशन स्थिति का जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जो ये फॉर्मूला मिला v इक्वल टू 0 और डेल के इक्वल टू हाफ m1 u स्क्वायर, ये क्या है भाई पहले पिंड का है ना, दूसरा पिंड तो स्थिर था। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये कायदे से समझ में आ गया होगा और इसको आप कायदे से तैयार भी कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आपको न्यूमेरिकल बताएंगे। एक विमीय जो पूर्णता प्रत्यास्थ संगत का विश्लेषण किया था, इसके जो फार्मूले निकले हैं उनको तैयार कर लेना, और जो एक विमीय प्रत्यास्थ संगत का विश्लेषण किया था उसके भी फार्मूले तैयार कर लेना, और वर्ग के फार्मूले F बराबर एफ डी कॉस थीटा और F बराबर एफ डी केसेज हैं इसके, थीटा इक्वल टू 0 के केस में, थीटा इक्वल टू 90 के केस में। ठीक है, ये हो गया परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य, नियत बल द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, तो ये सारे फार्मूले जो है तैयार कर लेना जो कि न्यूमेरिकल में यूज होंगे। ठीक है, और जो ये डेरिवेशन या फिर स्थिति जो बताई है हमने, और इसका जो पिछली वीडियो है आप उसको देखिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये उसी से अटैचमेंट है। ठीक है, जो हमने ये फार्मूले लिखे हैं यहाँ पर 3 इक्वेशन और 4 इक्वेशन बनाया है, ये इक्वेशन बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल बताएंगे आपको, वर्क एनर्जी एंड पावर से चैप्टर से रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल आपको बताएंगे, और आप फार्मूले कायदे से तैयार कर लेना, तभी तो न्यूमेरिकल में अच्छे से आप बोल पाएंगे कि हाँ यहाँ पर ये फार्मूला यूज होगा सर। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी, समझ में आया हो तो लाइक करें, नए हो अगर हमारे चैनल पर आप तो सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी लाभ उठा सके हमारे चैनल का, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट पढ़ सकें हमारे चैनल पर फ्री ऑनलाइन वीडियो क्लास। ठीक है, तो आप पूरा चैप्टर तैयार कर लीजिए, आज रिवाइज कर लीजिए, और फिर हम अगले दिन आपको न्यूमेरिकल बताएंगे। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट डे पे मिलेंगे अगले दिन।
और आप इसको जो है कायदे से तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको कहीं भी इसमें प्रॉब्लम हो या फिर आपको समझ में आ गया हो तो आप कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट के जरिए हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और न्यूमेरिकल के साथ, ठीक है। तो आप भूलिएगा नहीं, फार्मूले जरूर तैयार करके आइएगा, ठीक है। कब? जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो, ठीक है। जब हम क्लासेस शुरू करें ऑनलाइन तो आप तैयार होके बैठिए अपने मोबाइल पर, ठीक है। तब हम आपको अच्छे से समझ में आएगा और हम आपको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट डे पे मिलते हैं, अगले दिन। आप तैयार रहिए अगले दिन के लिए।